हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम दोबारा से रीजनिंग के कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके जेकेपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो चलिए करते हैं स्टार्ट। और देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपको पता कि आपका जो जेकेपीएससी का सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट सिलेबस है। उसमें रीजनिंग का जितने टॉपिक्स हो सकते हैं वो आपने सारे पढ़ के जाने हैं और मतलब कोई भी नहीं छोड़ना आपने। क्या पता वहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, चाहे एनालॉजी हो, सीरीज हो, ऑड वन आउट हो, या डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो, ब्लड रिलेशन हो, जो भी हैं सारे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए जी। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है कि अर्थ ये दिया सन के साथ कैसे रिलेटेड है, वैसे मून के साथ आपने बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए, पहली बात आपको ये पता है कि जो अर्थ है हमारी, ये सन के इर्द गिर्द घूमती है ना। अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है ना, रोटेट करती है। तो वैसे ही मून जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, वो घूमता है अर्थ के, है ना। वो किसके इर्द गिर्द घूमेगा या रोटेट या रिवॉल्व करेगा, वो करेगा अर्थ के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका अर्थ। ओके, ये इस हिसाब से आपने रिलेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एनालॉजी में आपको जैसे कि ये दो वर्ड्स दिए होंगे, इसके बीच में आपने ढूंढना है कि ये क्या बताना चाहता है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। जैसे ही वो पता लग जाएगा, फिर इसके अगला वाला जो वर्ड होगा वो आप अपने आप ही बता दोगे। इवन की ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वहाँ पे क्या आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी आपका, हाँ, ये भी एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इंडिया इज़ रिलेटेड टू न्यू दिल्ली इन द सेम वे चाइना इज़ रिलेटेड टू। देखो, सबसे पहली बात, इंडिया और न्यू दिल्ली में क्या रिलेशन है बताइए आप। आपको पता है कि न्यू दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली इंडिया की क्या है, कैपिटल है ना। न्यू दिल्ली इंडिया की क्या है, कैपिटल है। वैसे ही चाइना की कैपिटल क्या होगी, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। ओके, सो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। सो इस हिसाब से आपने क्वेश्चंस करने हैं, पढ़ने हैं, ध्यान से देखना है। और जैसे ही अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, जल्दबाजी नहीं दिखानी है वहाँ पे कि मेरे को सब आता है, मैं जल्दी मैं करूँगा, ये है वो है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस फिर गलत हो जाएंगे। ओके, पूरा मैं तो आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे कि ये जो क्वेश्चन होता है ना, याद रखना कि जो एंड वाली लाइन होती है ना, इसको भी ध्यान से पढ़ना। कई लोग क्या करते हैं, वो सीधा बस यहाँ से पढ़ लिया, चलो जी आपने ऑप्शन वो चूज़ कर लिया तो आंसर निकल गया। बट एंड में कई बार यहाँ पे नॉट भी लिखा होता है, आपको पता ही है। एनालॉजी के भी नहीं, और भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे एंड में क्या लिखा होता है, नॉट दिस नॉट ये। तो वो क्वेश्चंस आपने मतलब पूरा पढ़ना है, पूरा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा पढ़ना आपने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि गार्डन रिलेटेड है गार्डनर से, वैसे म्यूज़ियम के साथ क्या रिलेट होगा। देखिए, गार्डनर क्या करता है, गार्डनर क्या करता है, गार्डन की रखवाली क्या मतलब, गार्डन को जैसे करता है गार्डनर, क्या करता है वो आपको पता ही है कि गार्डन की साफ़ सुथरा रखता है, या जो पत्ते वगैरह जो होते हैं उसको काटता है, या जो भी है। ठीक है, वैसे म्यूज़ियम का केयर टेकर कौन होता है, गार्डन का एक तरीके से केयर टेकर हो गया गार्डनर, जो कि उसका ख्याल रखेगा गार्डन का, है ना। वैसे म्यूज़ियम का केयर टेकर को हम कहते हैं क्यूरेटर। ओके, ना इसका गाइड आएगा, ना म्यूजियोलॉजी, ना आपका आर्टिस्ट। याद रखना, म्यूज़ियम का क्या आएगा, क्यूरेटर। ठीक है, ये आपने ऑप्शन याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आपका जो है ये आता है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। ठीक है, आपको पता ही है कि कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी आपको काफ़ी सवाल आएंगे, है ना। ज़्यादा नहीं तो एक दो तो मिनिमम आप लेके चलो। ठीक है, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट दो मिनिमम आप कम से कम लेके चलो। देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है कि 5 को कोड किया गया 5137, रैट को कोड किया गया 924। आपने बताना है कि फेयर का कोड क्या आएगा। ओके, देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। वो कैसे, फेयर का कोड बोला तो आपको पता है कि पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ़। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एफ़ को देखूँ
तो f के सामने यहाँ पे कौन सा नंबर है 5, सो यहाँ पे भी f के सामने मैं क्या लिखूँगा 5। फिर बात आती है e की, तो e यहाँ पे है, एंड में e लिखा है तो यहाँ से भी मैं एंड वाला नंबर देखूँगा, वो क्या आएगा 7। फिर यहाँ पे क्या है a, सो a यहाँ पे है और a बीच में है रेड के, तो वैसे 9 to 4 के बीच में क्या आएगा 2, ठीक है। और उसके बाद r, सो r यहाँ पे पहले नंबर पे है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है 9, सो कोड इज़ 5729, कहाँ पे डी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है 5729। इस हिसाब से भी आपने क्वेश्चंस करने हैं और ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, हाँ अगला भी आपका जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि पेंट को कोड किया हुआ है 83527, स्कोर को कोड किया हुआ है 49061, सो आपने रिसेंट का बताना है, ठीक है। तो एक और बात देखो, आप अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने आपके अल्फ़ाबेट्स हैं 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ पे भी कितने हैं 5 नंबर्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने हैं 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। कहने का मतलब ये, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई वर्ड अगर आपको दिया होगा उसमें जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे और उतने ही नंबर होंगे, तो समझ लो उनको आपने एक दूसरे के साथ मिलाना है। मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये दिया ना ये, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर पे P लिखा है तो P बराबर होगा 8 के, ठीक है। P को कोड किया गया है 8, A को कोड किया गया है 3, I को कोड किया गया है 5, फिर N को कोड किया गया है 2, T को कोड किया गया है 7। वैसे ही यहाँ पे S को कोड किया गया है 4, C को कोड किया गया है 9, O को 0, R को 6, E को 1, ठीक है। वैसे ही आपने रिसेंट का बताना है। तो देखिए रिसेंट में सबसे पहले R लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ R लिखा हुआ है, तो यहाँ पे R कहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड लास्ट आपका R लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट R है, तो सेकंड लास्ट नंबर क्या है 6, तो R की जगह आ जाएगा 6, ये R की जगह, ठीक है। उसके बाद लिखा है R के बाद क्या है E, सो E कहाँ पे ढूंढिए, E है यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है और एंड में यहाँ पे नंबर क्या है 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखो ये अब देख लेना, यहाँ पे 61 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप जब और भी मिलाएंगे, जैसे कि C यहाँ पे है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे C है, तो सेकंड नंबर पे क्या है 9 है, ठीक है। वैसे E एंड T को आपने खुद मिला के देखिए और ख़ुद भी क्वेश्चन कीजिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ओके। और मैं आपको एक बात बोल दूँ कि आप मतलब कंसेप्ट आप देख लो, ठीक है, वीडियो से, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। खुद करोगे प्रैक्टिस, रीजनिंग में कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे रोज़ के, वो भी फिर जाके कहीं आपका ये क्लियर होगा। नहीं तो आप ये मत समझना कि रीजनिंग आप एक हफ़्ता पढ़ोगे तो एक हफ़्ते में रीजनिंग हो जाएगी। तो रीजनिंग और मैथ आप एक ही जैसा समझो कि जैसे मैथ को रोज़ करना पड़ेगा, वैसे रीजनिंग को भी आपको रोज़ करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होंगे क्वेश्चंस। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ का क्वेश्चन क्या है, ये आपको दिया है 5, 10, 17, 26 और आगे का लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। मतलब कि 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद 26 आ रहा है, तो अगला नंबर क्या होगा ये आपने बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि पहले मैं इनका गैप देखूँगा कि 5 और 10 के बीच में कितना गैप है जी, 5 का गैप है। 10 और 17 के बीच में 7 का गैप है, यहाँ पर लिख देता हूँ। 17 और 26 के बीच में 9 का गैप है। तो आप देखेंगे कि ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना, 5, 7, 9 और 9 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 11। 11 को आपने मतलब यहाँ पे जो गैप होगा, ये वाला गैप, वो कितना होना चाहिए 11 का, मीन्स 26 में आपने ऐड कितना करना है 11, सो आंसर कितना आएगा 37। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, समझ गए ना। क्योंकि देखिए मैं दोबारा अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे जो 5 का गैप तो था, लेकिन 5 ऐड हो रहा है। वैसे ही 10 और 17 के बीच में 7 ऐड हो रहा है, वैसे ही 17 और 26 के बीच में 9 ऐड हो रहा है। तो अगला नंबर जो गैप आना चाहिए वो आना चाहिए 11 का, मीन्स 26 में आपने 11 प्लस करना है, तो प्लस करके जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है ना, मीन्स 37। सो 37 सी पार्ट इज़ द राइट आंसर।
चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपकी मिक्स सीरीज़ है। मिक्स सीरीज़ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 97 के बाद नंबर घट गया 86, फिर बढ़ गया 101, फिर घट गया 89, फिर बढ़ गया 107। सो एक्चुअल में ये जो सीरीज़ आपकी दी हुई है ना, ये आपकी मिक्स सीरीज़ है। मिक्स सीरीज़ का मतलब ये हो गया कि दो सीरीज़ को इन्होंने कंबाइन करके एक सीरीज़ बनाया हुआ है। दो सीरीज़ को कंबाइन करके इन्होंने एक सीरीज़ बनाई हुई है। कैसे, मैं आपको बताऊं। इनको ये जो सीरीज़ दी है ना, ये वाली, इसको आपने दो सीरीज़ की नज़र से देखना है। अब देखो कैसे, जैसे कि ये 97 है ना, 86 को छोड़ दो आप, 86 को छोड़ो, फर्स्ट को मिलाओ 3 ये थर्ड वाले के साथ, थर्ड को मिलाओ फिफ्थ वाले के साथ। अब देखो 97 से 101 बढ़ रहा है नंबर, 101 से 107 बढ़ रहा है नंबर, और उसके बाद वाला आपने नंबर बताना है। वैसे ही ये सेकंड वाला था ना, सेकंड वाला 86, इसको मिलाओ आप फोर्थ नंबर के साथ, 89 के साथ, और 89 के बाद जो नंबर आएगा वो आपने बताना है। और वही ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपने बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले करते हैं इसको। कैसे कि 97 और 101, और फिर मैंने बोला था 107, और उसके बाद वाला नंबर आपने बताना है। देखो 97 और 101 मीन्स +4, 101 और 107 मीन्स +6। अब देखो +4 आ गया, +6 आ गया, 2 का गैप आ गया, तो अगला नंबर में गैप कितना होना चाहिए, 8 का, है ना। मीन्स 107 + 8 शुड बी इक्वल टू 115। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट, तो इसका आना तो डी पार्ट ही है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। 86 और 89 मीन्स +3। ठीक है ना। वैसे ही 89 के बाद नंबर क्या आएगा जिसमें +3 आप दोबारा ऐड करेंगे। सो नहीं, +3 नहीं, +5 ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे 2-2 का गैप था, वैसे यहाँ पे भी 2-2 का गैप होगा। ठीक है ना। तो 89 + 5 कितने हो गए, 94। सो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है जी आपका कि ये दिया हुआ है 8, 18, 32, 50 और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि 8 और 18 के बीच में आपने गैप देखना है। पहली बात ये कि नंबर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ये नंबर है जी इंक्रीजिंग, नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ का मतलब हो गया कि इनमें नंबर आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि 8, 18, 32, 50 नंबर बढ़ रहे हैं। जब नंबर बढ़ रहे हैं मीन इनमें कुछ ना कुछ नंबर ऐड हो रहा है। कैसे, 8 और 18 के बीच में 10 का गैप है, मीन्स 10 ऐड हो रहा है। 18 और 32 के बीच में 14 ऐड हो रहा है। 32 और 50 के बीच में 18 ऐड हो रहा है। 10, 14, 18, अगर आप ध्यान से देखें कि 10 और 14 के बीच में 4 का डिफरेंस, 4 और 18 के बीच में 4 का डिफरेंस। सो अगला जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 18 + 4 22, और 22 को आपने किस में ऐड करना है, 50 में। तो आंसर आएगा 72। आंसर क्या आना चाहिए, 72। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ क्या, कि 8 और 18 में 10 का डिफरेंस, 18 और 32 में 14 का डिफरेंस, 32 और 50 में 18 का डिफरेंस। सो अगला जो डिफरेंस आएगा आप बताइए कि अगर इनमें 4 का डिफरेंस आ रहा है, इनमें 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगले में भी क्या आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। मीन्स अगला नंबर क्या होगा, 22, और इस 22 को आपने 50 में ऐड करना है। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आंसर तो आई थिंक 72 आएगा। ओके, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ट्रिकी है, क्योंकि इसमें कोई भी लॉजिक इतनी आसानी से लगेगा ही नहीं। अब जैसे क्या मैंने बताया था, देखो सीरीज़ का क्वेश्चन ऐसा होता ना कि अगर निकल गया तो कुछ सेकंड्स में निकल जाएगा, नहीं निकला तो आप जितना मर्जी टाइम लगा लेना, इसमें टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, और जो आसान क्वेश्चंस होंगे वो आपके रह जाएंगे। पेपर में आपने ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो आसान क्वेश्चंस हैं पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, मुश्किल क्वेश्चन के चक्रों में मत फंसना,
क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन ने भी आपको उतने नंबर देने हैं जितने आसान क्वेश्चन ने देने हैं। और मैंने जो ट्रेंड देखा अभी तक का, जो भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, इनमें क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये थोड़े टफ होते हैं, ये टफ होंगे, बट जो एंड के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े आसान होते हैं, जो कि एंड पेजेस में लिखे होते हैं। वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते, और जो पहले पहले जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उसी में हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसे फिर हम जल्दी जल्दी में करते हैं, और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो भी गलत हो जाते हैं, और मुश्किल क्वेश्चन भी निकलता नहीं आपसे। ठीक है ना। तो कोशिश की ये करनी है, सबसे पहले एक राउंड में आपने जितने आसान क्वेश्चन है पहले वो देखने हैं। मुश्किल क्वेश्चन जिसमें एक आपको पता कि भाई इसमें 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा टाइम, समझ लो वो टफ क्वेश्चन है, उसको बाद में देखना, पहले आसान आसान क्वेश्चन करना। जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए या और भी जो क्वेश्चंस होते हैं, आसान आसान पहले आपने देखने हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ, इसमें अगर मैं गैप बोलूँ ना, गैप अगर मैं गैप के तरीके से करूँ, तो पहली बात तो ये कि इंक्रीजिंग सीरीज़ है, ये नंबर बढ़ रहे हैं 19, 29, 59, 79, तो ये इंक्रीजिंग सीरीज़ है, ये तो पता लग गया। अब 19 और 29 के बीच में 10 का डिफरेंस, 29 और 59 के बीच में 30 का डिफरेंस, 59 और 79 के बीच में 20 का डिफरेंस। तो यहाँ से ना कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा कि पहले देखो यहाँ पे 10 आ गया, फिर 30, फिर 20। यहाँ तो ऐसे होता कि 10 आता, 20 का डिफरेंस आता, फिर 30 का डिफरेंस आता, फिर अगला मैं 40 का कर लेता, 40 को उसमें ऐड करके मेरा आंसर निकल जाता। बट वहाँ पे ऐसा है नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे 10, 30, 20 ये कुछ अजीब सा बन गया कि पहले 10 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 20 आ गया। तो ऐसे आपने करना नहीं है। इसको करने का तरीका क्या है, देखो ये क्वेश्चन भी वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक भी अलग ही टाइप का लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे ना, ये सीरीज़ एक्चुअल में ऑड नंबर की सीरीज़ है। ऑड नंबर की सीरीज़ है जो एंड होती है 9 नंबर से। 19 ऑड नंबर है और एंड में क्या लिखा हुआ है 9। 29 ऑड नंबर है, 59 ऑड नंबर है, 79 ऑड नंबर है। तो जितने ऑड नंबर की सीरीज़ है जो एंड हो रहे हैं 9 से, अगला नंबर वही आएगा। मतलब अगले नंबर में एंड में क्या लिखा होगा 9, और ये एक ऑड नंबर होगा। सॉरी ऑड मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको, ऑड नहीं, ये प्राइम नंबर है, ये मेरे से गलती होगी, ये एक्चुअल में प्राइम नंबर है। ठीक है। ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो कि एंड हो रहे हैं 9 से। ठीक है। 19 क्या है, प्राइम नंबर है। 29 क्या है, प्राइम नंबर है। 59 क्या है, प्राइम नंबर है। 79 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगला भी मुझे वो नंबर बताना है जो एंड हो रहा है 9 से और वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है। 99 में देखूँ प्राइम नंबर, देखो एंड में तो इन चारों में 999 आ रहा है, मतलब इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। 99 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। 119 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। क्या 109 प्राइम नंबर है, नहीं है। तो आंसर क्या है 89। आंसर क्या आएगा 89। ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन के ऊपर है। हाँ, डायरेक्शन के ऊपर क्या क्वेश्चन है कि राखी गोज 3 मीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 मीटर। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि राखी जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ होता है ना। नॉर्थ की तरफ कितना गई वो 3 मीटर, और उसके बाद उसने राइट की तरफ टर्न लिया। तो राइट क्या होता है, ये राइट की तरफ टर्न लिया और कितना वो चली 4 मीटर। चलिए जी 4 लिख दिया मैंने। देन अगेन टर्न्स राइट, मतलब आप सोचो आप यहाँ पे खड़े हो, ये इधर खड़े हो, इधर आपने अपना फेस किया हुआ है इधर, यहाँ पे ये एरो मैंने दिया ना, मतलब आप इधर देख रहे हो। जब आप इधर देख रहे हो तो आपका राइट क्या होगा, राइट ये होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन अगेन टर्न्स राइट, तो राइट हो गया ये, और कितना चला ये 2 मीटर, लिख दिया जी 2 मीटर। अब ये देखो ये 2 मीटर मैंने लिखा ना, तो 3 मीटर मैं थोड़ा सा 2 से बड़ा बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है देन क्या लिखा है देन अगेन टर्न्स राइट
अगेन टर्न्स राइट। अब ये देखो नीचे की तरफ जब देख रहा है तो इसका राइट ये है, ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी आप नॉर्थ की तरफ देखोगे तो आपका राइट ये होता है, लेफ़्ट ये होता है। बट अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो, मतलब साउथ की तरफ हो, तो उल्टा हो जाएगा वहाँ पे राइट का देखो, नॉर्थ की तरफ ये राइट है, ये लेफ़्ट है। जैसे नॉर्मली हमारे तो जैसे अगर हम हमारे राइट में क्या होगा, ये वाला राइट है, हमारे लेफ़्ट में क्या होगा, ये वाला लेफ़्ट है। बट अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ, साउथ की तरफ, तो राइट जो होगा वो होगा लेफ़्ट, और जो लेफ़्ट होगा वो क्या होगा, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा हॉस पॉश कुछ ज़्यादा हो गया, रुको मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, एक सेकंड। थोड़ा सा मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको पता लग रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए देखिए जी, किधर गया पेन, ये रहा। देखो अब ये मैंने कितना बताया, बनाया था 3। अब ये क्या बोल रहा है, एंड वॉक्स देन अगेन टर्न्स राइट। अच्छा, टर्न राइट हुआ और वॉक्स 4 मीटर। जब मैंने इसको यहाँ मिला दिया तो ये ऑटोमेटिकली कितना है, 4 ही है। ये ऑटोमेटिकली कितना है, 4 है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बोल रहा है हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन थी ये वाली, ठीक है। वहाँ से ये कितनी, हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन। देखो सॉरी, ओरिजिनल पोजीशन ये नहीं, ओरिजिनल पोजीशन ये है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ये ओरिजिनल पोजीशन है, तो ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है। सो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। सो 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखा कि मतलब आसान क्वेश्चन भी जो होगा वो टफ बन जाता है अगर आप ध्यान से ना पढ़ो और पूरा क्लियरली ना पढ़ो, और पूरा एंड तक आपने क्वेश्चन पढ़ना है ताकि क्वेश्चन की क्लैरिटी आपको मिल जाए और पता लग जाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपको, ठीक है। और मैं तो आपको यही बोलूँगा कि रोज़ के आपको 1 से मतलब 1.5 घंटा तो देना ही देना है रीजनिंग को, इससे कम मत देना, नहीं तो JKPSC का एग्ज़ाम पास करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। रीजनिंग को आपने 1.5 से 2 घंटे देने हैं, मैथ को तो देना ही देना, क्योंकि मैथ आपको पता काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, तो उसमें आपको मैथ में कम से कम 2 से 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे रोज़, ठीक है। सो आप कीजिए मेहनत, और मेरे से जो हो सकेगा मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।